गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए कंपनीज अकाउंट इंट्रोडक्शन टू कंपनीज के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉट रेलेवेंट है। कंपनी क्यों बनती है उसके बारे में बात की गई है। वाई वी फॉर्म क्रिएट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। प्रोप्राइटरशिप की प्रॉब्लम्स आई तो लोग पार्टनरशिप की तरफ मूव करे, पार्टनरशिप की प्रॉब्लम्स आई तो कंपनी इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस, इजिली एक्सेप्टेबिलिटी है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, इसे लोग कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, है ना। कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी का मतलब वही है बिजनेस, मतलब लीगल टर्म्स में अगर आप पढ़ोगे तो कॉम्बिनेशन है टू और मोर पर्सन्स का जो कंबाइन करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बिजनेस एक्टिविटी ऑपरेट करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। नॉट अगेन रेलेवेंट फॉर एग्जाम पर्पस, फीचर पे चलते हैं, ठीक। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब कंपनी का जो जन्म होता है वो लीगल तरीके से होता है, इनकॉर्पोरेट होती है। दिस इज द ओनली फॉर्म ऑफ बिजनेस जो इनकॉर्पोरेट होती है। आप पार्टनरशिप की बात कर लो, पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट नहीं होती है, वो एग्रीमेंट से बनती है। पार्टनर्स एग्रीमेंट कर लेते हैं, पार्टनरशिप तैयार हो जाती है। प्रोप्राइटरशिप बाय बर्थ ही हम लोग प्रोप्राइटर होते हैं, तो उसके लिए एग्रीमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसको लीगली तरीके से हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। इसका नाम पहले हम लोग कंपनी लॉ के अंदर इसको नाम को रजिस्टर्ड कराते हैं, नाम सर्च होती है, फिर अगर वो अवेलेबल है तो वो रजिस्टर्ड होता है, फिर MOU बनता है, MOA बनता है, UA बनता है, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, उसके बाद लॉ इसको पैदा करता है। तो इसलिए इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस है ये रहा। सेपरेट लीगल एंटिटी है। दिस इज द ओनली फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी है। पार्टनरशिप की अगर आप प्रोप्राइटरशिप की बात करते हो, प्रोप्राइटरशिप अपने प्रोप्राइटर से अलग नहीं होती है, सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ना ही पार्टनरशिप की सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है, पार्टनर से वो बिल्कुल अलग नहीं होती है। पार्टनर और पार्टनरशिप सेम ही होते हैं। लेकिन कंपनी की अगर बात करोगे, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि अगर मान लो आपके 7 मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, तो 8वीं कंपनी बन जाएगी, तो यू गेट 8 पर्सन हो जाएंगे। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यहाँ पर ये है। और ये अपने नाम पर बिजनेस कर सकती है, अपने नाम पर एसेट एक्वायर कर सकती है, अपने नाम पर लाइबिलिटीज हासिल कर सकती है। देयर इज नो अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस जो अपने नाम पर। पार्टनरशिप में कोई भी नाम पार्टनरशिप के नाम पर नहीं होता, पार्टनर्स के नाम पर होता है। पार्टनरशिप का ना तो अपना कोई एसेट होता है, ना कोई लाइबिलिटी होती है, सारे के सारे एसेट पार्टनर्स को बिलोंग करते हैं, सारी लाइबिलिटीज पार्टनर को बिलोंग करती है। सेम प्रोप्राइटरशिप में भी ऐसा ही होता है। कंपनी इज द ओनली पर्सन जो अपने नाम पर सारा काम करती है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है, ठीक है। सेपरेट होता है अपने ये शेयर होल्डर से बिल्कुल। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि वंस यू क्रिएटेड ए कंपनी, ये जब तक आप इसको लीगली मारोगे नहीं, ये मरेगी नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस करना बंद कर दिया तो वो खत्म हो जाएगी। देखो, पार्टनरशिप में, प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर की डेथ होगी, प्रोप्राइटरशिप खत्म हो जाता है। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, आप एग्रीमेंट खत्म कर दो, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। लेकिन आपका जो ये कंपनी है, ये लीगली पैदा हुई है, इसको डिसॉल्व भी लीगली करना पड़ेगा। यानी कि ये नहीं है कि आपने बिजनेस करना बंद कर दिया तो आपके मन में आ जाएगा कि पार्टनरशिप कंपनी खत्म हो जाएगी, नहीं होगी, वो चलती रहेगी। आपको इसको लीगली मारना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट कंपनी लॉ के अंदर दी होती है कि आप कंपनी को डिसॉल्व करना है तो कैसे करना है। तो ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब यही होता है कि ये चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स का मतलब शेयर होल्डर्स, उनकी डेथ से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी के अपने सिग्नेचर होते हैं। दिस इज ओनली फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसके अपने सिग्नेचर होते हैं। पार्टनरशिप में पार्टनर्स के सिग्नेचर होते हैं, प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर के सिग्नेचर होते हैं, लेकिन कंपनी में शेयर होल्डर के सिग्नेचर अलग होते हैं एंड कंपनी के अलग होते हैं। तो कंपनी के सिग्नेचर को ही कॉमन सील बोला जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी, अगेन दिस इज द ओनली फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसकी लिमिटेड लायबिलिटी है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि अगर मान लीजिए जैसे पार्टनरशिप में, अगर पार्टनरशिप के पास पैसा नहीं है तो पार्टनर को पे करना पड़ेगा। प्रोप्राइटरशिप में अगर प्रोप्राइटर के पास पैसा नहीं है तो वो, अगर बिजनेस के पास पैसा नहीं है तो प्रोप्राइटर को अपनी पर्सनल एसेट बेच के पूरा करना पड़ेगा। कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में कंपनी की अपनी लायबिलिटी है। अगर उसके पास उसके एसेट्स सफिशिएंट नहीं है लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए तो वहीं पे खत्म हो जाएगा, मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं होती है। दिस इज द ओनली फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होती है। बाकी सब में ओनरशिप और मैनेजमेंट इकट्ठी होती है। अब बात कर लो प्रोप्राइटरशिप में, जो मालिक होते हैं वही मैनेजमेंट करते हैं। पर पार्टनरशिप में भी
जो मालिक होते हैं, पार्टनर्स मालिक होते हैं, उनके हाथ में मैनेजमेंट होती है, लेकिन कंपनी में मालिक होते हैं शेयर होल्डर और मैनेजमेंट होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। तो दिस इज द ओनली फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होती है। ये सिटीजन नहीं होती है। देखो, जब आप प्रोप्राइटरशिप की बात करते हो, प्रोप्राइटरशिप तो एग्जिस्टेंस करती ही नहीं है, तो वो तो सेपरेट पर्सन है ही नहीं, तो उसकी सिटीजनशिप की बात होती नहीं है। पार्टनरशिप में भी सेम है, पार्टनरशिप भी सेपरेट बिजनेस तो है नहीं, ना ही सेपरेट एग्जिस्टेंस है, तो उसकी भी सिटीजनशिप की बात नहीं होती है। कंपनी सेपरेट पर्सन होता है, और पर्सन होने के नाते इसके पास सिटीजनशिप का राइट नहीं है, इसके पास ऑल राइट्स हैं जैसे एक इंडिविजुअल के पास होते हैं। इसका और इंडिविजुअल का एक ही फर्क है कि इंडिविजुअल सिटीजनशिप होने की वजह से वोटिंग राइट है उसके पास, इसके पास वो राइट नहीं है, बाकी सब राइट्स हैं जो एक इंडिविजुअल के पास होते हैं। अगर कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड होगी तो कंपनी एक पर्सन बन गई, जैसे आप एक पर्सन हो, और जो आपके पास लीगल राइट्स है सारे कंपनी के पास भी हैं, एक्सेप्ट वन राइट, सिटीजनशिप राइट, वो सिर्फ इंडिविजुअल्स का होता है, कंपनी के पास वो राइट नहीं होता। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। देयर इज नो अदर बिजनेस जिसमें शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। प्रोप्राइटरशिप में तो ट्रांसफर होता ही नहीं, अकेला ही बंदा होता है। पार्टनरशिप में आप अपना हिस्सा दूसरे को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, दूसरों की परमिशन, सबकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। सपोज आई एम इनटू द पार्टनरशिप और मैं अपना हिस्सा दूसरे को ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो मुझे सबकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। सब एग्री होंगे तो ही मेरा हिस्सा दूसरों को ट्रांसफर होगा, इट्स नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। लेकिन पार्टनरशिप कंपनी में क्या होता है, कंपनी में जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफर होते हैं, आसानी से किसी को भी ट्रांसफर हो जाएंगे, किसी की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ बुक, दिस इज द ओनली फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसमें बुक्स मेंटेनेंस मैंडेटरी है। पार्टनरशिप में और प्रोप्राइटरशिप में बुक्स मैंडेटरी नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट उनको कहता है कि बुक्स बनाओ, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं कहता बुक्स मेंटेनेंस के बारे में। तो कंपनी एक्ट इज द ओनली एक्ट जिसमें बिजनेस बुक्स मेंटेनेंस की बात हो रही है, भी बुक्स बनानी पड़ेंगी हर कंपनी को। पीरियोडिक ऑडिट, दिस इज द ओनली फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसको अपना ऑडिट कराना होता है। तो सर इसका मतलब पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में ऑडिट नहीं होता? होता है, लेकिन नॉट कंपल्सरी। वो ऑडिट होता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। पार्टनरशिप बन गई तो पार्टनरशिप अगर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कवर नहीं हो रही है, उसको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली प्रोप्राइटरशिप में भी ऑडिट कंपल्सरी नहीं होता अगर वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कवर नहीं होती हैं। लेकिन कंपनी जिस दिन पैदा होगी उस दिन उसकी ऑडिट की लायबिलिटी पैदा हो जाती है, चाहे आप बिजनेस चलाओ चाहे आप ना चलाओ। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब मैं ट्रेनिंग में था तो हमने किसी दोस्त की कंपनी बनाई, ब्लैक बी म्यूजिक करके, वो म्यूजिक का उसको शौक था, तो हमने कंपनी बना दी। कंपनी बना के हम भूल गए, उसने भी म्यूजिक छोड़ दिया, मैंने भी चाव में, मैंने नया नया सीखा था ट्रेनिंग में जाके कंपनी कैसे बनाते हैं, मैंने उसको पंप मारा, उसने पैसे दिए और मैंने कंपनी क्रिएट कर दी, इनकॉर्पोरेट कर दी। मैं भी भूल गया, वो भी भूल गया। 5 साल बाद उसको नोटिस आ गए। उसने कुछ नहीं किया उस कंपनी के अंदर, ऑडिट नहीं कराया पिछले 5 सालों से, आपने कोई रिटर्नें नहीं भरी हैं, उसमें इनकम टैक्स के अंदर रिटर्नें भरनी होती है वो नहीं भरी, कंपनी लॉ के अंदर रिटर्नें भरनी होती है, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। 5 साल कुछ नहीं किया हमने, और उसको तो लगा कि भाई कुछ काम नहीं कर रहे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे को याद नहीं है कि मैंने उसकी कंपनी क्रिएट कर दी है। 5 साल बाद वो चिट्ठा लेके मेरे पास आ गया, मेरे पास समझ ना आए मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी बनती थी कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, इसका ऑडिट कराना पड़ेगा, इसकी रिटर्नें फाइल करनी पड़ेंगी। तो आई नो मैंने वो कैसे डील किया, डील लेके नबेड़ा कैसे, वो अलग बात है, किसी और दिन बताऊंगा कैसे नबेड़ा वो, थैंक्स टू इंडिया कि निबड़ गया, ले दे के, नहीं तो निबड़ता ही ना, मुश्किल हो जाता है। तो मतलब पीरियोडिक ऑडिट है, ये बुक्स भी मैंडेट करना है और आपको ऑडिट भी करानी है, इररिस्पेक्टिव यू आर डूइंग योर बिजनेस और नॉट। इसलिए अगर आप गलती से कंपनी क्रिएट कर लोगे ना तो वो कंपनी की ऑब्लिगेशन पैदा हो जाती है। जैसे अगर आपके घर में बच्चा पैदा हो गया ना, उसको पढ़ाने तक, उसकी शादी तक की जिम्मेवारियां तुम्हारे अंदर चिंबड़ जाती हैं, ठीक है? तुमने तो शौक में कर लिया नॉट शौक में नहीं हुआ, मॉरल ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्लिगेशन के चक्कर में तुमने पेरेंट्स बन गए हो, आप लोग बन भी जाओगे अगर नहीं बने हो तो ये मत सोचो कि छुटकारा हो गया। वो भूत ऐसा 20-25 साल के लिए चिंबड़ेगा, 25 साल बाद फिर उतरेगा और वो और जुड़ जाएगा। अगर उनके बच्चे हो गए तो पोता पोती, दोता दोती, वो जो भी नाती नातन जो भी बोलते हैं, वो और चिंबड़ेंगे। तो you have created your obligation just by one act. Avoid doing that act.
आप समझदार हो। बाकी तो कंपनी का भी सेम ही हाल है, कंपनी का भी सारे 17 साल 18 साल से ऊपर हो ना सारे, क्या चक्कर है फिर। तो जो 18 से छोटा होगा उसके बाद उसको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं, ये मेरी असम्पशन है। पीरियोडिक ऑडिट इसलिए जरूरी है, जैसे कंपनी क्रिएट कर ली, वो चुंबड़ गई तुम्हारे साथ, उसका खात्मा करना पड़ेगा तो उतरेगा, मतलब तो गले से बला टलेगी, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट, राइट टू असेस टू इंफॉर्मेशन, ये होता है कि आरटीआई के अंदर कंपनी कवर होती है, एनीवन कैन गेट द नॉलेज अबाउट द कंपनी, ये इसमें होता है। ठीक है, तो मतलब ये कि ये सारे के सारे फीचर्स हैं, और इसमें ज्यादातर फीचर ऐसे हैं जो पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, कंपनी की टाइप्स क्या होती हैं, ये आपने लॉ में पढ़ लिया होगा, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस कि टाइप्स कितने टाइप की कंपनीज होती है, गवर्नमेंट, फॉरेन कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, लिस्टेड, अनलिस्टेड, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये सब चीजें आपने लॉ में पढ़ लिया होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि कंपनी की बुक्स मेंटेन करना मैंडेटरी होता है, तो किस सेक्शन में लिखा होता है कि कंपनी बुक्स मेंटेन करेगी? मैंने आपको बताया था कि कंपनी लॉ में 470 सेक्शन है, 470 सेक्शंस हैं। कंपनी लॉ गवर्न करता है कंपनी कैसे चलेगी, उसकी ऑब्लिगेशंस क्या है, राइट, ड्यूटी वगैरह सब उसमें मेंशन है। 470 सेक्शन में से एक सेक्शन है सेक्शन 128, वो ये कहता है कि एवरी कंपनी शेल शब्द लिख दिया, मैंडेटरी है, प्रिपेयर एंड कीप, वो बुक्स बनाएगी और बुक्स को कहाँ रखेगी, रजिस्टर्ड बुक्स ऑफिस में वो अपनी बुक्स को मेंटेन करेगी, और ये बुक्स कैसी होंगी, ट्रू एंड फेयर व्यू देगी ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी, और ये बुक अक्रूवल बेसिस के ऊपर बनाई जाएंगी और डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होगा, और ये बुक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी बनाई जा सकती हैं एज में बी प्रिस्क्राइब। तो आपको बुक्स मेंटेन करनी होगी, पहली बात। दूसरी बात, ये बुक्स डबल एंट्री सिस्टम पर बनेगी। तीसरी बात, ये अक्रूवल अकाउंटिंग फॉलो करेगी। चौथी बात, इस बुक्स को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब डिजिटल फॉर्म में आप इनको मेंटेन कर सकते हो। और लास्ट, इसको आपको कहाँ पे रखना पड़ता है, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में आप इनको मेंटेन करोगे। क्लियर है? ये आपका सेक्शन 128 है जो आपको बुक्स बनानी मैंडेट कर देता है। यानी कि जैसे ही आपने कंपनी हायर शुरू की, मतलब आपने क्रिएट की, उसके बाद ही आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। ईच ट्रांजैक्शन का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा और इसी बुक का आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा रेगुलर बेसिस के ऊपर। उसके बाद सेक्शन 129, ये भी इसी से रिलेटेड है कि आपको बुक्स के साथ साथ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी पड़ेंगी। अब देखो, देयर इज अ डिफरेंस। बुक्स मेंटेन करना अलग होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना अलग होता है। बुक्स मेंटेन करना क्या होता है, जो भी ईच ट्रांजैक्शन होगी उसका आप रिकॉर्ड रख लो, वो आपका बुक्स मेंटेन करना है कि जो भी आपने बिजनेस में ट्रांजैक्शन की, सेल, परचेज, एक्सपेंस, जो भी आपने इनकर्ड किया, आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, बट दैट्स इट, वो बुक्स मेंटेन करना है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मतलब ये होता है कि आप उस बुक से प्रॉफिट लॉस भी निकालोगे और बैलेंस शीट, एसेट, लायबिलिटीज भी कैलकुलेट करोगे। तो कंपनी लॉ ने ये भी मैंडेटरी कर दिया कि आपने बुक्स तो बनानी है, बुक्स बनाने के साथ साथ आपने रेगुलर ईयरली बेसिस के ऊपर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दोनों को मेजर करना है। ठीक है, नो डाउट वो बुक्स मेंटेन करने से ही हो जाएगा, साथ में वो अगला स्टेप ही होता है, बट इन्होंने मैंडेटरी कर दिया। अंडर सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी और कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई जाएंगी, देखो लिखा हुआ कैसे बनानी है, ये भी मेंशन कर दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 133 के अंदर दिए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाई जाएंगी। दूसरा, जो फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा वो शेड्यूल 3 में गिवन फॉर्मेट को फॉलो किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाओगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एजीएम में प्रेजेंट करेंगे, मैंडेटरी है। ये तो 3 पॉइंट उन्होंने मैंडेटरी कर दिए। पहला कि हर कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, बुक्स तो बनानी ही है, और बुक्स बनाने के बाद उनको कन्वर्ट करोगे आप फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाओगे, ये मैंडेटरी है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो ट्रू एंड फेयर व्यू दे। ट्रू एंड फेयर व्यू मैंने आपको बता दिया था, सही जानकारी देनी है और फेयर जानकारी देनी है। जहां पर सही पॉसिबल नहीं है वहां फेयर दे दो। वैसे तो सच बताना है, बट जहां पर सच बताना पॉसिबल नहीं है वहां पर फेयर जानकारी दो, सही जानकारी दो। ऐसी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी चाहिए, पहला। दूसरा, जब आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने का सेक्शन है 133,
वो ये कहता है कि हर कंपनी को अपनी बुक्स बनाते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। और तीसरा, जो एक फॉर्मेट प्रेजेंट करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो शेड्यूल 3 में गिवन फॉर्मेट है, वो फॉलो करना है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट करेंगे कहां पर? एनुअल जनरल मीटिंग में। व्हाट इज एनुअल जनरल मीटिंग? शेयर होल्डर्स की मीटिंग जो होती है, साल जब अंत हो जाता है तो शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, वहां पे प्रेजेंट करना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती है? एक तो बैलेंस शीट आती है, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट आता है, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, यानी कि आप इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड में जो चेंज आया है, रिजर्व एंड सरप्लस में चेंज आया है, ओपनिंग रिजर्व कितना था, क्लोजिंग रिजर्व कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना चेंज आया, जनरल रिजर्व में कितना चेंज आया, सीआरआर डीआरआर में कितना चेंज आया, इक्विटी शेयर्स में कितना चेंज आया, कितने नए इशू हुए हैं, प्रेफरेंस शेयर में कितना चेंज आया, उसकी स्टेटमेंट आपको बना के देनी होती है। इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस पर लिखा हुआ है यहाँ पर। और अगर आपको नोट्स देने हैं, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, वो भी आपको बनाने पड़ेंगे। तो दीज ऑल आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये सेक्शन 129 एप्लीकेबल होता है आपके ऊपर, जो आपको मैंडेट कर देता है टू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और किस फॉर्मेट में फॉलो करनी है? शेड्यूल 3 में गिवन फॉर्मेट को फॉलो करना है। शेड्यूल 3 में आपके पास बैलेंस शीट का और पीएनएल का फॉर्मेट गिवन है, वो आपको फॉलो करना है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करनी है, जो कि सेक्शन 133 के अंदर गिवन है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको ये शेड्यूल 3 का फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं? इंश्योरेंस कंपनी को शेड्यूल 3 का फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए? इंश्योरेंस एक्ट में उनका अलग से फॉर्मेट दिया हुआ है, वो फॉलो करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी में ना दो टाइप की इंश्योरेंस कंपनीज होती है, एक जनरल इंश्योरेंस होती है, एक लाइफ इंश्योरेंस होती है। दोनों इंश्योरेंस एक्ट के अंदर उनका ऑलरेडी फॉर्मेट गिवन है फॉर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो फॉलो करेंगी, ये वाला फॉलो नहीं करेंगी। बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बैंकिंग कंपनीज को बोला गया कि आप ये वाला फॉर्मेट यूज करोगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉलो करने के लिए, वही फॉलो किए करेंगे, ये शेड्यूल 3 वाला फॉलो नहीं करेंगे। एनी कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उनका अपना फॉर्मेट होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2000 का, आई थिंक 2000 या 2002 का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, उसमें ऐसा कोई फॉर्मेट गिवन नहीं है। जब तक गिवन नहीं है तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी शेड्यूल 3 को फॉलो कर रही है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। लेकिन जब वो फॉर्मेट वहां पे आ गया तब उनको ये फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी, फिर वो अपना फॉर्मेट फॉलो करेंगी जो भी उस एक्ट में गिवन होगा। इन केस ऑफ ऑल कॉर्पोरेट एंटिटीज, ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए, इसमें ना जो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है, इसमें 3 डिवीजन है। डिवीजन 1 है, एक डिवीजन 2 है और एक डिवीजन 3 है। अब हमारे यहां पर ना 3 टाइप की कंपनीज, अगर आप कंपनीज को क्लासीफाई करोगे ना, तो एक तो कंपनीज हैं ये वाली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ठीक है। दूसरा, ऐसी कंपनी जिनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, और ऐसी कंपनी जिनके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल है। यानी कि आप जितनी भी कंपनीज है ना, उसको मेजर 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हो। एक वो कंपनीज जो एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो कंपनीज हैं वो। और बाकी अदर कंपनीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। ऐसी कंपनीज जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं अपनी बुक्स मेंटेन करने के लिए, और ऐसी कंपनीज जिनको इंड एएस फॉलो करने पड़ते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं। आपको पता है ये बात? पता है कि नहीं है? ऐसी कंपनीज जो, एक तो वो होगी आपकी ये वाली एनबीएफसीज, ये वाली कंपनीज होगी, इनको अलग कर दो। रिमेनिंग कंपनीज को आगे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। ऐसी कंपनीज जो अपनी बुक्स मेंटेन करने के लिए क्या करती हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। और दूसरा, ऐसी कंपनी जो इंड एस को फॉलो करती हैं। जो छोटी कंपनीज हैं जो लोकल लेवल पे काम करती हैं, वो अपनी बुक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाती हैं। और जो बड़ी कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, वो अपनी बुक्स इंड एस के हिसाब से बनाती है। आपको पता होगा हमारे इंडिया में 2 टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, एक नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक इंड एस। इंड एस जो होती है, जो बड़ी कंपनी लिस्टेड कंपनीज होती हैं, उनके ऊपर लगते हैं। तो वो जब भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएगी, वो डिवीजन 2 का फॉर्मेट फॉलो करेंगी। और जो कंपनीज अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय डिवीजन 1 का फॉर्मेट फॉलो करेंगी। और जो एनबीएफसीज होती हैं, वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय डिवीजन 3 का फॉर्मेट फॉलो करेंगी। तो 3 टाइप के फॉर्मेट हैं जो शेड्यूल 3 में गिवन है। हमने ऑलवेज ये वाला डिवीजन 1 का फॉर्मेट पढ़ा होता है, यही हमारे सिलेबस में है, ठीक है। चलिए, अब हम इसी फॉर्मेट पे चलते हैं। दोबारा आप यहां से एक बार देख लीजिए, बुक्स मेंटेन करनी है, सेक्शन 128 बोलता है बुक्स कैसे मेंटेन करनी है। बुक्स आपको सारी इंपॉर्टेंट बुक्स जो भी चाहिए वो मेंटेन करनी है, डबल एंट्री सिस्टम से करनी है।
अक्रूवल अकाउंटिंग फॉलो करनी है, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसको मेंटेन किया जा सकता है। और ये बुक्स आपका स्टेट ऑफ अफेयर ट्रू सारी की सारी जानकारी दे, और ये बुक्स आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करनी है। ये सेक्शन 128 बोलता है, बुक्स मेंटेनेंस का है। सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की बात करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी चीजें आती हैं, ये आपको मेंटेन करनी है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि एक सेक्शन 133 में गिवन है उनको फॉलो करना है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको एजीएम में प्रेजेंट भी करनी होगी, किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, उनकी जिम्मेवारी है ये। और फॉर्मेट मैंने आपको बता ही दिया, 3 टाइप के डिवीजन है, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के 3 फॉर्मेट है, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। डिवीजन 1 का फॉर्मेट वो कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं। जो इंडिया फॉलो करती है उसके ऊपर डिवीजन 2 का फॉर्मेट लगेगा, और जो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं या ये वाली एनबीएफसीज हैं, इनके ऊपर डिवीजन 3 का फॉर्मेट लग जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, हम डिवीजन 1 का फॉर्मेट ही पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में वही है। तो डिवीजन 1 का फॉर्मेट आइए देखते हैं। तो फॉर्मेट में एक तो पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है, और पार्ट 2 में पीएडएल का फॉर्मेट गिवन है। तो पहले पीएडएल के फॉर्मेट के ऊपर चल पड़ते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 2 का फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ये पार्ट 2 ऑफ डिवीजन 1 में गिवन है। इसमें सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जहां देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी एंटिटी होती है ना, वो 2 सोर्सेज से इनकम अर्न करती है। एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, एक अदर इनकम्स होती है। यानी कि वो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं वहां से उसको जो इनकम आती है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होती है। अगर उन एक्टिविटीज के अलावा कहीं और से इनको इनकम आती है वो अदर इनकम्स होती है। जैसे आप एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई चीज बना के बेच रहे होगे, जो चीज बना रहे हो उसको बेच रहे हो, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वहां से आपको इनकम आएगी, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। लेकिन उसके अलावा हो सकता है आपको कहीं से रेंट मिल रहा हो सकता है कहीं से आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो सकता है आपको कहीं से डिविडेंड मिल रहा हो, या कि अदर इनकम्स है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो होती है जिसके लिए कंपनी बनी है, वहां से अगर इनकम आती है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अगर किसी और जगह से इनकम आ रही है अदर देन दैट, वो आपकी अदर इनकम है। जैसे आपके पापा जॉब करते हैं तो उनकी जो सैलरी है वो आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। लेकिन आपके पापा को हो सकता है कहीं और से, जैसे उन्होंने कोई जगह किराए पर दे रखी हो, वहां से रेंट आ रहा हो, बैंक में एफडी करवा रखी हो, वहां से इंटरेस्ट आ रहा हो, कहीं शेयर्स या डिवेंचर खरीद रखी हो, वहां से डिविडेंड आ रहा हो, वो उनकी अदर इनकम्स है। उसके लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए वो उनको वैसे ही मिल जाती है। वो जॉब ना भी कर रहे होते वो तब भी मिल जाती। तो सिमिलरली एंटिटीज को भी 2 टाइप की इनकम आती है, एक वो जो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वहां से उसको इनकम आती है, और दूसरा जो उसकी अदर इनकम्स है। तो दोनों को अलग अलग करके दिखाना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की इनकम है, और अदर इनकम में बाकी की इनकम आ गई। इसमें क्या क्या आ सकता है बता सकते हो? रेंट की इनकम आ सकती है, उसके बाद इंटरेस्ट की इनकम आ सकती है, डिविडेंड इनकम अगर आपको मिलती है, कमीशन इनकम भी हो सकती है, ब्रोकरेज कहीं से मिल रहा है वो भी अगर इनका, अच्छा अगर ये हाई ब्रोकरेज फर्म है फिर जो ब्रोकरेज होगा वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा, वो सब चीजें ठीक अकॉर्डिंगली। तो ये आपका टोटल रेवेन्यू हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। अब खर्चों में सबसे पहले खर्चा क्या आएगा? मटेरियल का खर्चा आएगा सबसे पहले, मटेरियल कंज्यूम। अच्छा ये सारे ना यहां से यहां तक ये मटेरियल के खर्चे मैंने आपको बता दिया था, ये मटेरियल के खर्चे हैं, और फिर ये एम्प्लॉइज के खर्चे, लेबर के खर्चे हैं, उसके बाद ये फाइनेंस कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस है, और लास्ट में ये अदर एक्सपेंसेस है। खर्चे 5 कैटेगरीज में बांटे हैं उन्होंने। एक आपके मटेरियल के खर्चे हैं, दूसरा आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट है, लेबर के खर्चे, तीसरा आपकी फाइनेंस कॉस्ट है, चौथा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, और 5वां अदर एक्सपेंसेस है। यानी कि अदर एक्सपेंसेस वो है जो ऊपर चारों हेड में खर्चा नहीं आएगा, वो अदर में जाएगा। क्लियर? सबसे पहला क्या है? मटेरियल के खर्चे हैं, दूसरा एम्प्लॉइज के खर्चे हैं। इस एम्प्लॉइज में सारे खर्चे लेने हैं, जो भी आप किसी पर्सन को पे कर रहे हो, चाहे वो सैलरी पे कर रहे हो, चाहे वो वेजेस पे कर रहे हो, चाहे वो बंदा फैक्ट्री में काम कर रहा हो, चाहे वो ऑफिस में काम कर रहा हो, चाहे वो सेलिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, वेयर एवर, चाहे वो डायरेक्टर भी क्यों ना हो, सबको यहीं पे सैलरी दिखानी है। एक चीज और बता दूं, डायरेक्टर को ना 2 टाइप की इनकम होती है, एक उसको सिटिंग फीस मिलती है, एक उसको सैलरी मिलती है। अगर तो उसको सैलरी मिल रही है फिर तो वो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में आ जाएगा, एज ए एम्प्लॉय हमारे लिए काम कर रहा है। और अगर उसको पैसे मिल रहे हैं सिटिंग फीस के तो वो अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। फिर वो एम्प्लॉय के रूप में सिटिंग फीस होती है,
हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको मीटिंग अटेंड करने की फीस देते हैं कि आपको बोर्ड मीटिंग में आना है, और बोर्ड मीटिंग में आने के पैसे मिलते हैं। वो उनको इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि वो नौकरी कर रहे हैं, तो वो अदर एक्सपेंसेस हो जाएंगे। लेकिन अगर उनको सैलरी मिलती है तो वो एज ए एम्प्लॉय उनको मिल रही है, तो डायरेक्टर को अगर सैलरी मिल रही है वो जाएंगे आपके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। और अगर उनको सिटिंग फीस मिल रही है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने तो बोला था डायरेक्टर को जो भी जाएगा वो सैलरी में जाएगा। नहीं, डिपेंड करता है ना कौन से पेमेंट कर रहे हो। अगर एज एन एम्प्लॉइज को पे कर रहे हो तो सैलरी दे रहे हो, फिर वो जाएगा एम्प्लॉइज कॉस्ट में। और अगर उसको आप दे रहे हो सिटिंग फीस तो उसको एज एन एम्प्लॉय नहीं मिल रही, एज ए डायरेक्टर पैसा मिल रहा है, वो आपके अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट में आपको सारा, अच्छा एम्प्लॉइज में मैंने आपको बता दिया दोबारा, हर टाइप का पर्सन कवर होता है, हर टाइप का। आप उनको सैलरी दे रहे हो, आप उनको वेजेस दे रहे हो, आप अपने वर्कर के लिए कुछ भी कर रहे हो, कोई भी, आप उनको फ्री में अकोमोडेशन दे रहे हो, उनको ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहे हो, उनके बच्चों की फीस भर रहे हो, व्हाटएवर, वो सब इसी में आएगा। आप उनको फ्री में शेयर दे रहे हो अपने एम्प्लॉइज को, सोप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के अंदर फ्री में शेयर दे रहे हो, वो भी इसी में आ जाएगा। आप उनके आने जाने के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, उनकी फैमिली के घूमने के खर्चे आप पे कर रहे हो, व्हाटएवर नेम, वो सारे का सारा एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में ही आएगा। उनको बोनस दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो। फाइनेंस कॉस्ट में आपने कहीं से पैसा लिया, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। पैसा नहीं लिया, कोई एसेट ले लिया और किस्तों में पेमेंट करके ब्याज भी दे रहे हो, वहां पर जहां पर भी आप ब्याज पड़ रहा है वो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। चाहे वो ब्याज किसी लोन के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया है, चाहे आपने कोई बॉन्ड वगैरह इशू किया उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, चाहे आपने डिबेंचर इशू किया उस पर आप, ये सब क्या होगा, इसी में आ जाएगा। इवन आपने कोई लीज पे एसेट ले लिया और किस्तों में पेमेंट कर रहे हो, उसमें ब्याज पे कर रहे हो, वो भी फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। तो फाइनेंस कॉस्ट में जहां पर भी ब्याज पे कर रहे हो वो यहां पर आएगा। चाहे वो ब्याज आप इसलिए पे कर रहे हो क्योंकि आपने पैसा लिया है, आपने लोन लिया है, चाहे आपने बॉन्ड इशू किए हैं, चाहे आपने डिबेंचर इशू किए हैं, चाहे आपने कोई एसेट ले लिया है लीज पर और किस्तों में पेमेंट कर रहे हो और उस किस्तों में ब्याज भी पे कर रहे हो, तो वो भी इसमें आएगा। डिबेंचर अगर डिस्काउंट पर इशू हो गए तो वो डिस्काउंट भी फाइनेंस कॉस्ट का हिस्सा होता है, ये मैंने आपको बताया था, वो भी यहां पर आएगा। इसके बाद आएगा डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अगर आपने फिक्स एसेट खरीदे हैं तो उनकी डेप्रीशिएशन होगी, तो डेप्रीशिएशन ये आएगी। अगर वो टेंजिबल है तो डेप्रीशिएशन होगा एसेट, अगर वो इंटेंजिबल है तो क्या होगा, अमोर्टाइजेशन होगा, वो भी यहां पर आएगा। इसके अलावा ऐसे खर्चे जो चारों हेडिंग्स में नहीं होंगे, ऐसे खर्चे जो इन चारों हेडिंग्स में नहीं होंगे वो अदर एक्सपेंसेस होंगे, वो अदर में डाल देंगे। जैसे रेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट होगी, पोस्टेज हो गया, टेलीग्राम हो गया, ऑडिट फीस होगी, लीगल एक्सपेंसेस हो गए, वो सारे के सारे अदर में चले जाएंगे। ठीक है जी। इसमें ये मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल के खर्चे, ये 5 हेडिंग में, 4 हेडिंग में क्यों है, ये अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होते हैं। अगर आप ये जो मटेरियल के खर्चे हैं ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अगर आप अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए ये वाला आएगा, और चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ये आएगा बस, यानी कि ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आएगा, और ओपनिंग स्टॉक यानी कि ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आएगा, ये आएगा सिर्फ अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आएगा, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आएगा, बस इतना ही आएगा। परचेज ऊपर आ जाएगा और ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक नीचे आ जाएगा। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। और अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके पास क्या आएगा, आप रॉ मटेरियल कंज्यूम लोगे और चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस दिखाओगे, ये दिखाओगे आप। और अगर आप दोनों चीजें कर रहे हो फिर सारा कुछ दिखाओगे। क्लियर है? ये सब करने के बाद आपके पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। टोटल एक्सपेंसेस रेवेन्यू में से माइनस करोगे, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब ध्यान देना एक चीज और भी, हमारे बिजनेस में ना 3 टाइप की एक्टिविटीज होती हैं और 2 टाइप के बिजनेस होते हैं। 3 टाइप की एक्टिविटीज, पहली बात, 2 टाइप के बिजनेस कौन से हैं, एक कंटिन्यूइंग बिजनेस होते हैं, एक डिसकंटिन्यू बिजनेस होते हैं। यानी कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर तो वो आप उस बिजनेस को कई सालों तक चलाना चाह रहे हो, वो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन होगा। और ऐसा हो सकता है कि उसका कुछ पार्ट आप नियर फ्यूचर में बंद करना चाहो, तो वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की कैटेगरी में चला जाएगा। यानी कि बिजनेस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट मुझे अलग से दिखाना पड़ेगा और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट मुझे अलग से दिखाना पड़ेगा। बताना जरा क्या बोल रहा हूं। हाँ, तो मेरी तरफ देख ले भाई, इधर उधर कहाँ देख रहे हैं, मेरे से खूबसूरत कौन है यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं है ना, मेरे पे ध्यान दे।
पंप बंदे को खुद को ही मारना पड़ता है ना तो इसलिए मारता रहता हूं मैं, मेरे पे ध्यान। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मतलब जो आप चलाते रहोगे, जिसको आपने बंद नहीं करना, उसके प्रॉफिट आपको अलग से निकाल के बताने हैं। और अगर आपके मन में ऐसा है कि ये वाला सेगमेंट आप बंद कर दोगे, अभी कर दिया या फ्यूचर में कर दोगे, वो आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, याद रखना उसके प्रॉफिट आपको अलग से निकालने पड़ेंगे और सीधा यहां पर दिखाने होंगे, ये यहां पर अलग से। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है उसमें 3 टाइप की एक्टिविटीज होंगी, एक ऑर्डिनरी, एक एक्सेप्शनल, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का तो आपने डिटेल में बता दिया, ये सब ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है, इनका आपने डिटेल में बताना है। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज वो होती हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप एक्टिविटी करते हो बिजनेस चलाने के लिए, वो सब ऑर्डिनरी है। इसी में आपकी एक्सेप्शनल भी हो सकती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकती है। एक्सेप्शनल वो एक्टिविटीज होती हैं जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में होती हैं लेकिन एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके दूर के फूफा जी आपके घर बैठे हैं, वो एक्सेप्शनल है कि भाई कभी कभी आते हैं लेकिन रिश्तेदार आपके ही हैं। बुआ आपकी बुआ उससे ब्याही हुई है तो फूफड़ बन गया वो, ठीक है। वो नाराज रहते हैं 24 घंटे, लेकिन कभी कभी उनका मूड ठीक होता है तो कभी कभी आते हैं साल छमाही, वो एक्सेप्शनल एक्टिविटी है। इसका मतलब वो नहीं कि वो आपका रिश्तेदार नहीं है पर रेगुलर नहीं आते हैं, वो आपके हो गए एक्सेप्शनल, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जो बिजनेस से रिलेटेड तो है पर रेगुलर नेचर की नहीं है, वो एक्सेप्शनल होंगी। जैसे मैंने आपको बोला आपने एसेट बेच दिया, एसेट बेचना आपका रोज का काम थोड़ी ना, बट अगर आपने एसेट बेचा इट इज पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, बट ये रेगुलर नेचर की नहीं है, ये एक्सेप्शनल होगी है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने कोई लोन लिया या हाँ कोई इन्वेस्टमेंट बेचना इज नॉट एक्सेप्शनल आइटम है, इन्वेस्टमेंट तो खरीदी ही बेचने के लिए जाती है। लोन ले लिया वो भी आप एक्सेप्शनल हो सकते हो, नॉर्मल आप लोन लेके नहीं चलते हो। डिपेंड करता है कि आप कितनी, अगर आपका काम ही लोन पे चल रहा है तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी हो जाएगी, अगर आप रेगुलर नहीं लेते हो और वंस ए वाइल आपने लोन लिया तो आपकी एक्सेप्शनल आइटम हो जाएगी वो। तीसरी आइटम होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप घर जाते हो और आप देखते हो पुलिस वाले अंकल घर पर बैठे हुए हैं, वो आप रिश्तेदार तो है नहीं, नॉर्मल कोर्स ऑफ पार्ट का तो है नहीं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना होगी आपके घर पे, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यानी कि ऐसी एक्टिविटी होना जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन हो चुकी है, जैसे विंडफॉल गेन, फायर लग जाना, चोरी हो जाना, लीगल केस कर देना किसी ने, ये आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है। तो अगर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है तो ये तीनों अलग अलग करके बतानी पड़ेंगी। डिसकंटिन्यूइंग में कुछ नहीं है, डिसकंटिन्यूइंग में तो आपको अलग से बता देना है, और अगर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है उसकी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का प्रॉफिट, एक्सेप्शनल आइटम का और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का आपको अलग अलग बताना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं इसको। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है वो यहां पर आ गया, प्रॉफिट आ गया यहां पर प्लस माइनस करके, एक्सेप्शनल आइटम प्लस माइनस अलग से दिखा दी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस माइनस अलग से दिखा दी, टोटल प्रॉफिट आ गया, और फिर टैक्स पे करके ये आ गया आपका ऑर्डिनरी कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है, और फिर डिसकंटिन्यूइंग का प्लस माइनस करके ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट आ गया, और इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके अर्निंग पर शेयर आ गया, बेसिक एंड डिल्यूटेड। क्लियर है जी? कोई डाउट है इसमें पूछ लीजिए। इतनी डिटेल में आपको जरूरत नहीं है, आपको डिटेल अगर आपको ये याद ही करना है तो सिर्फ यहीं तक कर, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कवर होती हैं आपके पेपर में। अगर क्वेश्चन आया भी, वैसे तो ऐसे बहुत कम चांस है कि इस शेड्यूल बेस्ड क्वेश्चन आए, बट अगर आएगा भी तो उसमें एक्सेप्शनल आइटम्स नहीं होंगी, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होंगी, उसमें डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं होंगी। अगर आपको याद भी करना है तो सिर्फ यहां से लेके यहां तक इतना ही, अगर आपको एग्जाम के लिए समझना है तो इतना ही है, बाकी सारी चीजें इज नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम। फॉर्मेट में दी हुई है इसलिए मैंने बता दी है। क्लियर है? इवन सीए इंटर में भी ये एक्टिविटीज का क्वेश्चन नहीं आता, सीए इंटर में भी इतनी एक्टिविटीज का ही क्वेश्चन आता है, पूरा चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, तभी वो इसी को कवर करते हैं, तो आपका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएगा। क्लियर? लास्ट में अर्निंग पर शेयर निकाला गया है, अर्निंग पर शेयर टोटल अर्निंग को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके अर्निंग पर शेयर, ये भी मैंडेटरी पार्ट है कि आपको अर्निंग पर शेयर बताना होता है। अब ये दो टाइप का होता है, बेसिक और डिल्यूटेड, नॉट रेलेवेंट फॉर यू। आप मान लीजिए पर दो तरीके का होता है, एक बेसिक अर्निंग पर शेयर होता है, एक डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर होता है। होता क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में ये बताया गया, लेकिन नॉट रेलेवेंट है, छोड़ दो उसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में आपके पास ये फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है लिक्विडिटी पर बनी हुई है। सबसे पहले आपको लायबिलिटीज है और फिर एसेट्स है। ठीक, लायबिलिटीज में सबसे पहले इक्विटी है और फिर लायबिलिटीज है, और एसेट में सबसे पहले नॉन करंट एसेट है फिर करंट एसेट्स है।
बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी वाला पार्ट होता है वो सोर्स होता है, वहां से पैसा आता है, और जो एसेट वाला पार्ट होता है वो एप्लीकेशन होती है, उस पैसे का इस्तेमाल आपने कहां कहां किया हुआ है। तो सोर्स में सबसे पहले दिखाते हैं इक्विटी, कहां इक्विटी से कितना पैसा आया हुआ है, और फिर ये दिखाते हैं अदर देन इक्विटी से कितना पैसा आया हुआ है। इक्विटी में आपके पास 3 हेडिंग्स हैं, एक आपका शेयर कैपिटल है, दूसरा आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, तीसरा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है। ये 3 हेडिंग्स हैं इक्विटी वाले पार्ट में, यानी कि कंपनी के पास पैसा आया कहां से। सबसे पहले बैलेंस शीट बताती है इक्विटी से आया है, इक्विटी से शेयर कैपिटल से कितना आया है वो बता दिया, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस से कितना है वो बता दिया, और एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट से कितना है वो बता दिया। उसके बाद इसके ऊपर जो पैसा आया वो अदर देन इक्विटी से आया, उनको लायबिलिटीज बोल देते हैं। वो जो लायबिलिटीज है वो 2 टाइप की होगी, एक नॉन करंट लायबिलिटीज और एक करंट लायबिलिटीज। पहले इक्विटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी में मैंने आपको बता दिया कि जो लायबिलिटी वाला पार्ट होता है वो सोर्स वाला पार्ट होता है, कि पैसा कंपनी के पास आया कहां से ये बताना है। इक्विटी से इसमें आपके पास शेयर कैपिटल से आया होगा पैसा, यानी कि आपने शेयर इशू किए होंगे, चाहे इक्विटी शेयर इशू किए हो चाहे प्रेफरेंस शेयर की इशू किए हो, वो यहां पर आ जाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल में और प्रेफरेंस दोनों यहीं पर आ जाएंगे। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस में जो आपने कमाया और बांटा नहीं है वो यहां पर आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में वो पैसा होता है जो कंपनी ने कमाई की होती है और कमाई करने के बाद शेयर होल्डर में बांटा नहीं है, वो आपका रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। इसमें आपका जनरल रिजर्व का बैलेंस आ जाएगा, P&L आ जाएगा, CRR, DRR वगैरह वगैरह, वो सारे रिजर्व यहां से यहां आएगा रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा। तीसरा, अगर आपने कोई शेयर वारंट इशू किए हैं, शेयर की तरह ही होते हैं वो भी, लेकिन अगर आपने कोई शेयर वारंट इशू किया वहां से आपको पैसा आया, वो भी आपका इक्विटी का हिस्सा है। तो ये तो इन्होंने बता दिया कि आपके शेयर होल्डर फंड से कितना पैसा आया। इसके अलावा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये वो पैसा होता है कि हमने शेयर इशू किए थे, एप्लीकेशन मनी आ गई लेकिन अलॉटमेंट नहीं अभी तक की है, तो वो कितना है पैसा वो हम अलग से बता देते हैं। ये पैसा ना हम बैंक में रख देते हैं, कहीं यूज नहीं करते हैं जब तक अलॉटमेंट नहीं होती है। जब अलॉटमेंट हो जाएगी तो इस पैसे को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। इसके अलावा बाकी जो पैसा आता है वो लायबिलिटीज से आता है। लायबिलिटीज 2 पार्ट में डिवाइड होती है, करंट लायबिलिटीज एक नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को डिफाइन किया गया है, जो लायबिलिटीज आप सिंपल भाषा में अगर करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन चाहो तो वो जो विद इन 12 मंथ या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पेबल होगी वो आपकी करंट लायबिलिटीज है। ऐसी लायबिलिटीज जिनको आपने बियॉन्ड दैट पीरियड पे करना है वो आपकी नॉन करंट हो जाएंगी। सिंपल भाषा में, बहुत डिटेल में डेफिनेशन जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही याद रखो बस। ऐसी लायबिलिटीज जिसको आपने 12 महीनों या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे कर देना है, 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर में पे कर देना है, वो आपकी क्या हो जाएंगी, करंट लायबिलिटीज हो जाएंगी। और ऐसी लायबिलिटीज जिनको आपने इस पीरियड के बियॉन्ड पे करना है वो क्या हो जाएंगी, आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज हो जाएंगी। तो करंट लायबिलिटीज आपको अलग से दिखा देनी है और नॉन करंट लायबिलिटीज आपको अलग से दिखा देनी है। तो करंट लायबिलिटीज में आपको क्या क्या बताना है, कितना शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, कितने ट्रेड पेबल्स हैं, कितनी अदर करंट लायबिलिटीज हैं, और कितनी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, अदर करंट लायबिलिटीज कितनी है और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कितनी है, ये आपको डिटेल देनी होगी इनकी। और नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको बताना होगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितनी है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कितनी है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कितनी है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितनी, इनकी डिटेल आपको देनी होगी। अब इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात आपको क्लियर हो गया शेयर होल्डर फंड क्या होता है। सोर्स में सबसे पहले पैसा आता है शेयर होल्डर्स का, इक्विटी जिसको हम बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड को ही इक्विटी बोला जाता है। ये इक्विटी शेयर होल्डर का पार्ट है, उनका पैसा है, उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया। वो पैसा 2 तरीके से लगाते हैं, एक वो कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, कंपनी उनको शेयर इशू कर देती है, इक्विटी या प्रेफरेंस वो पैसा शेयर कैपिटल में आ जाता है। दूसरा, कंपनी जब पैसा कमाती है वो पैसा ऑलवेज सारे खर्चे पे करने के बाद किसको बिलोंग करता है, शेयर होल्डर का पैसा होता है, प्रेफरेंस का और इक्विटी का। अगर कंपनी उस पैसे को नहीं बांटती है तो वो पैसा कंपनी अपने पास रख लेती है। कंपनी की कमाई है, वो कमाई कंपनी ने बांटनी होती है, किसमें बांटनी होती है, शेयर होल्डर में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर में। लेकिन अगर मान लो वो ना बांटे तो कंपनी वो पैसे को क्या कर लेती है, रिटेन्ड कर लेती है। वो जो रिटेन्ड मनी है कंपनी अपनी रिजर्व एंड सरप्लस में रख लेती है, तो वो यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस में वो पैसा आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कई बार कंपनी शेयर की जगह शेयर वारंट इशू कर देती है, तो वो भी शेयर की तरह ही होते हैं। ये शेयर वारंट बाद में शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये वारंट के अगेंस्ट कंपनी जब पैसा लेती है तो वो भी यहां पर आ जाएगा। तो ये पैसा इक्विटी का पैसा है, कंपनी के मालिकों का पैसा है, कंपनी ने ये पैसा शेयर होल्डर से लिया है या उनकी कमाई अपने पास रख ली है, वो यहां पर आ गया। इसके अलावा कंपनी को और पैसे की जब जरूरत पड़ती है तो कंपनी वो पैसा लायबिलिटीज से बोरो करती है। लायबिलिटीज
दो टाइप की होगी, एक करंट एक नॉन करंट। ऐसी लायबिलिटी जो 12 महीनों के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रीपेबल होगी वो आपकी करंट होगी, और अगर उसके बियॉन्ड होगी तो वो आपकी नॉन करंट हो जाएंगी। क्लियर। अब लायबिलिटी के ना कई टाइप्स होते हैं, जैसे बोरिंग्स हो सकती हैं, ट्रेड पेबल्स हो सकती हैं, प्रोविजंस हो सकती हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज हो सकती है, अदर्स हो सकती है। उसके हिसाब से आपने उनको करंट नॉन करंट में बांटना। जैसे आपने पैसा बोरो कर लिया, लोन ले लिया किसी से, डिवेंचर इशू कर लिए, बॉन्ड इशू कर दिया, या कोई और टाइप का लोन लिया, ये सब बोरिंग का हिस्सा है। तो आपने देखना है कि ये पैसा कितनी देर के लिए लिया है। अगर थोड़े समय के लिए लिया है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग में डाल देना, अगर लंबे समय के लिए लिया तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग का हिस्सा होगी। इसमें आपने पैसा लिया हुआ है, चाहे वो पैसा बैंक से लिया हो, चाहे पैसा आपने अपने डायरेक्टर से लिया हो, चाहे वो पैसा रिलेटेड पार्टी से लिया हो, चाहे आपने पब्लिक से बॉन्ड इशू करके लिया हो, चाहे आपने डिवेंचर इशू करके लिया हो, कैसे भी लिया हो, पैसा आया आपके पास और आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे, वो आपकी ऑलवेज बोरिंग्स होंगी। तो आपने देखना है कि ये बोरिंग शॉर्ट पीरियड के लिए है या लॉन्ग पीरियड के लिए है। अगर वो शॉर्ट पीरियड के लिए तो शॉर्ट टर्म बोरिंग का हिस्सा हो जाएंगी, और अगर लॉन्ग पीरियड के लिए तो वो लॉन्ग टर्म बोरिंग का हिस्सा हो जाएंगे। अकॉर्डिंगली करंट नॉन करंट में डिवाइड कर लेना। उसके बाद नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज भी लेते हो, पैसा नहीं, किसी से गुड्स खरीद लिए, किसी से सर्विस ली, उनको ट्रेड पेबल बोला जाता है, वो भी लायबिलिटीज है, नाम बदल गया। अगर आपने पैसा लिया तो बोरिंग्स थी, लेकिन अगर आपने किसी से सामान खरीद लिया, किसी से सर्विस ले ली, सर्विस का मतलब होता है कोई वर्कर आपके लिए काम कर रहा है, वो सर्विस किसी सीए की सर्विस ले ली, किसी इंजीनियर की सर्विस ले ली, वो सर्विस अगर आपने ऐसा कुछ किया हुआ और उसका पैसा नहीं दिया तो उसको हम बोरिंग नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल नॉर्मली ना शॉर्ट टर्म ही होते हैं। नॉर्मली हम किसी से सामान खरीदते हैं 12 महीनों के अंदर ही पे कर देते हैं, किसी से उधार सर्विस लेते हैं तो 12 महीनों के अंदर ही पे कर देते हैं नॉर्मली। तो ट्रेड पेबल आपको करंट लायबिलिटीज में दिखेंगे, नॉन करंट में नहीं दिखेंगी। इसके अलावा और जो लायबिलिटीज होती हैं वो टैक्स से रिलेटेड होती हैं, तो उसको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज बोल देते हैं। वो हमेशा लंबे समय की लायबिलिटीज होती है। सरकार पता है आपसे कई बार क्या करती है, सरकार आपसे कम टैक्स ले लेती है, बनता ज्यादा है लेकिन टैक्स कम ले लेती है, तो वो सरकार आपको फेवर नहीं दे रही है, बाकी का बचा हुआ टैक्स सरकार बाद में ले लेगी, तो आपकी लायबिलिटी बन गई। तो वो लायबिलिटी आपकी अदर वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में चली जाती है, वो लॉन्ग टर्म होती है, उधर चली जाएगी। इसके अलावा बाकी प्रोविजंस होती हैं। कुछ लायबिलिटीज का नेचर ये होता है कि प्रोविजन क्रिएट करते हैं। प्रोविजन का मतलब होता है, देखो जब आप लायबिलिटीज की बात करते हो ना, अगर तो आपको निश्चित पता है कि कितना पैसा जाएगा तो प्योर लायबिलिटी है। अगर आपको निश्चित नहीं पता तो प्रोविजन होती है दोनों लायबिलिटीज हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने किसी को, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, पास्ट ऑब्लिगेशन से, पास्ट इवेंट से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, फ्यूचर में कैश आउटफ्लो होगा और आप अगर उसको लायबिलिटी से मेजर कर सकते हो तो लायबिलिटी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, पास्ट इवेंट से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, फ्यूचर में आउटफ्लो होगा और उस पैसे को आप लायबिलिटी से मेजर कर सकते हो तो वो लायबिलिटी है। अगर आप उस पैसे को लायबिलिटी से मेजर नहीं कर सकते फिर वो प्रोविजन है। दोनों लायबिलिटीज हैं, लेकिन एक प्योर लायबिलिटी है, एक में प्रोविजन है। प्योर लायबिलिटी, मैंने किससे पैसा लिया, मेरे को पता कितना लिया, बोरो किया है, तो वो प्योर लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म में चला जाएगा, लंबे समय के लिए लिया तो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। मैंने किसी से गुड्स ले लिए, मैंने किसी से सर्विसेज ले ली, उसका पैसा देना है, मेरे को पता कितना देना है, तो वो भी लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म के लिए तो ट्रेड पेबल हो जाएगा, अगर लंबे समय के लिए लिया है तो वहां पर अदर में चला जाएगा, क्योंकि वहां ट्रेड पेबल नाम की हेडिंग नहीं है। उसके अलावा अगर आपने किसी को सामान बेचा, गारंटी वारंटी दे दी और आपको नहीं पता कि वो बंदा, वो सामान खराब हो जाएगा और आपको उसको रिपेयर या उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो वो आपकी प्रोविजन बन जाएगी। तो वो प्रोविजंस अगर है तो अगर वो शॉर्ट पीरियड की प्रोविजन है तो शॉर्ट टर्म में आ जाएगी, अगर लंबे समय की प्रोविजन है तो अदर में चले जाएगी। इसके अलावा बाकी कोई और चीज लायबिलिटी के बच गया तो उसके लिए अदर की हेडिंग दे रखी है। अगर वो करंट थोड़े पीरियड के लिए तो अदर में चला जाएगा, और अगर लंबे पीरियड के लिए तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में चला जाएगा। क्लियर है जी। तो ये लायबिलिटी वाला पार्ट है। याद क्या करना है आपको, सिर्फ ये याद करना है कि कौन सी हेडिंग किस हेडिंग के अंदर आएगी। मतलब नहीं भी ये पता तब भी चलेगा, आपको बस ये करना है ट्रेड पेबल कौन सी हेडिंग के अंदर आएगा। ट्रेड पेबल एसेट नहीं है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा, इतना याद रखना है। पेपर में क्वेश्चन यही पूछता है किस हेडिंग को और किस सब हेडिंग के अंदर इसको बताना है, इतना आपको पता है तो बहुत है। नेक्स्ट, अब चलते हैं एसेट की तरफ। एसेट में आपके पास एप्लीकेशन होती है। एसेट, ये जो पैसा आपने ले लिया इसको आपने इन्वेस्ट किया है, ये पैसा किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट हुआ है। अगर तो ये पैसा आपने
12 महीनों के लिए ही इन्वेस्ट किया तो करंट एसेट में चला जाएगा, और अगर 12 महीनों से लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, नॉन करंट एसेट में चला जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर ये पैसा आपने 12 महीनों के लिए ही इन्वेस्ट किया है, 12 मंथ और लेस पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है, तो इसको आप करंट एसेट में दिखा दोगे। और अगर आपने इस पैसे को कहीं खर्च किया है और वो पैसा, एक्सपेंस नहीं बोल रहा, कोई चीज़ खरीदी है तो वो 12 महीनों से लंबे समय के लिए खरीदी है तो वो नॉन करंट एसेट में चला जाएगा। इस पैसे से आप क्या क्या खरीदते हो, सबसे पहले आप फिक्स एसेट खरीदते हो, या फिर इन्वेस्टमेंट खरीदते हो, या इन्वेंट्री खरीदते हो, या किसी को पैसा उधार दे देते हो, या कैश बैंक बैलेंस में रख लेते हो, तो उसके मुताबिक इसकी क्लासिफिकेशन हो जाती है। अगर आपने ये पैसा ऐसे एसेट में लगाया जिसका इस्तेमाल आप बिजनेस में करोगे तो उसको बोलते हैं फिक्स एसेट खरीद लिया आपने। क्या बोलोगे, फिक्स एसेट खरीद लिए। अगर वो टेंजिबल है तो टेंजिबल में चला जाएगा हेडिंग के अंदर, फिक्स एसेट के अंदर हेडिंग, टीपी के अंदर टेंजिबल की हेडिंग है, और अगर वो इंटेंजिबल है तो इंटेंजिबल में लग जाएगा। अगर आपने वो पैसा कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जिसका पर्पस पैसे को ग्रो करना है या रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड लेना है तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर आपने वो पैसा ऐसे एसेट में लगा दिया जिसका यूज आप बिजनेस में करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करने में करोगे, तो वो आपका पीपीई हो जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट एसेट में आएगा। वो अगर टेंजिबल है तो टेंजिबल में चला जाएगा, यानी कि ऐसे एसेट में लगाया जिसको आप टच कर सकते हो, और अगर नहीं है तो इंटेंजिबल में चला जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा अगर आपने ऐसे एसेट खरीदे जिसका मकसद कैपिटल एप्रिसिएशन है, रेंट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना या इंटरेस्ट रिसीव करना है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर वो आपने थोड़े पीरियड के लिए पैसा लगाया है तो करंट इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, अदरवाइज नॉन करंट में चला जाएगा। तीसरा, अगर आपने वो पैसा किसी को उधार दे दिया तो आपके लोन एंड एडवांसेस हो जाएंगे। जैसे पैसा लिया था तो बोरिंग थी, और अगर आपने पैसा दिया है तो क्या हो जाएगा, वो लोन एंड एडवांसेस, वो आपका लोन एडवांसेस हो जाएगा। और अगर वो शॉर्ट पीरियड के लिए तो शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस हो जाएगा, अगर लंबे पीरियड के लिए तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस हो जाएगा। अगर आपने किसी को गुड्स बेच दिए या किसी को सर्विस दे दी, उससे पैसा लेना है, वो आपके ट्रेड रिसीवेबल हो जाएंगे, वो नॉर्मली करंट एसेट ही होती हैं। अगर आपने वो पैसा अपनी इन्वेंट्री में लगा दिया, रॉ मटेरियल खरीद लिया, WIP में पैसा लगा दिया, फिनिश गुड्स में लगा दिया, स्टॉकिंग ट्रेड में पैसा लगा दिया, टूल्स में पैसा लगा दिया, वो आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी। उसका मकसद वो बिजनेस को ऑपरेट करना ही होता है, वो करंट एसेट बन जाएंगे। अगर आपने पैसा अपने बैंक में रख दिया, कैश में रख लिया, वो कैश इन हैंड या कैश विद बैंक बन जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड कर लेना है, और फिर अगर इसके अलावा कोई है तो अदर की हेडिंग में चला जाएगा। तो आपने डिसाइड कर लेना कि आपने पैसा किस पर्पस के लिए यूज किया, वो करंट एसेट बना या नॉन करंट एसेट बना। यहां पर आपको फिर अगेन याद क्या करना पड़ेगा, हेडिंग याद करनी पड़ेगी, इसके अंदर सब हेडिंग आपको याद करनी पड़ेगी। आइए छोटी सी डिस्कशन और कर लेते हैं। लायबिलिटीज मैंने आपको बोला था कि दो टाइप की होती हैं। एक आपकी करंट लायबिलिटी, सबसे पहले तो हम इक्विटी से पैसा लेते हैं, मैंने आपको बताया था। और अगर इक्विटी से पैसा ले रहे हो तो उसमें शेयर कैपिटल सबसे ऊपर आता है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस आता है, उसके बाद मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट आता है। ये तीनों इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल जो उन्होंने शेयर खरीदे हैं उसके बदले में जो एंटिटी को पैसा दिया है। रिजर्व एंड सरप्लस जो एंटिटी ने कमाया है अलग अलग फॉर्म में प्रॉफिट के रूप में। और शेयर इशूड मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट में वो पैसा आता है जो वारंट इशू करके कंपनी शेयर पैसा ले लेती है। वारंट अल्टीमेटली शेयर में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये इक्विटी शेयर होल्डर का ही पैसा होता है, ठीक है, वहाँ से आता है। और पैसा चाहिए होता है तो हमारे पास सोर्सेज होते हैं लायबिलिटीज़, दूसरों का पैसा, बाहर वालों का पैसा, एक्सटर्नल पैसा। जब आप एक्सटर्नल लोगों से चीज़ें या सोर्सेज लेते हो तो वो बन जाती है लायबिलिटीज़। ये दो टाइप की हो सकती हैं, एक आपकी करंट लायबिलिटी होगी और दूसरी आपकी नॉन करंट होगी। करंट लायबिलिटीज़ वो विद इन 12 मंथ या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जो आपको पे करना है वो आपकी करंट लायबिलिटीज़ हो जाएंगी। और 12 मंथ या उससे ज़्यादा पीरियड के अंदर ऊपर आपने पे करना है तो नॉन करंट बन जाएंगी। अगर आप नेचर के हिसाब से देखोगे ना तो लायबिलिटीज़ अलग अलग नेचर की होती हैं। अगर आपने पैसा लिया है तो बोरिंग्स बन जाएंगी, बोरिंग्स आपकी करंट भी हो सकती हैं और नॉन करंट भी हो सकती हैं। अगर आपने 12 महीनों के अंदर पे करना है तो बोरिंग्स क्या हो जाएंगी, करंट लायबिलिटीज़ हो जाएंगी। और अगर 12 महीनों के लंबे बाद पे करना है आपने 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल, तो आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज़ हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर ना एक पॉइंट ध्यान देना आपको, कई बार आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ली होती हैं और उसमें करंट पीरियड में उसका कुछ रीपेमेंट करनी होती है, तो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग बोलते हैं। सपोज करो आपने लोन ले लिया, इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करना है और पहली इंस्टॉलमेंट आपको अगले 12 महीनों में पे करना है। तो 10 लाख का लोन है मान लीजिए, उसमें से 1 लाख आपको 12 महीनों के अंदर पे करना है, तो जो 9 लाख है वो तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाएगा
और जो 1 लाख आपको 12 महीनों के अंदर पे करना है उसको बोलते हैं करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। वो आपको कहां दिखाना होगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग में ही दिखाना होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है ट्रेड पेबल। अगर आपने किसी से गुड्स एंड सर्विसेज, अच्छा एक सवाल और, अगर लोन पेबल ऑन डिमांड हो, इनको बुलाना जरा, मैं बदला थोड़ी ना हूं, सेम ही हूं इनको वहम हो गया कि मैं बोलता कुछ नहीं आदत नहीं है, आदत रहेगी होगी, छुटकी होगी। लोन पेबल ऑन डिमांड, आप बताइए जरा कौन सी लायबिलिटी है? शॉर्ट टर्म बोरिंग है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है? क्यों? हाँ बिल्कुल, लोन पेबल ऑन डिमांड आपकी शॉर्ट टर्म बोरिंग में, ये ध्यान रखना आपको। ट्रेड पेबल में आपके पास जब आप किसी से गुड्स एंड सर्विसेज ले लेते हो इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आप किसी से गुड्स या सर्विस ले लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड पेबल बोल देते हैं। अगर वो थोड़े पीरियड के लिए, अगर वो 12 महीनों के लेस पीरियड के लिए लिया तो करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी में आप चेक कर लीजिए ट्रेड पेबल नाम की हेडिंग भी होती है। और अगर आपने लंबे समय के लिए पैसा लिया तो क्या बन जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज, मतलब ट्रेड पेबल नॉन करंट में चला जाएगा। और नॉन करंट में ना ट्रेड पेबल नाम की हेडिंग नहीं है तो अदर में डालेंगे इसको। अगर लायबिलिटीज हैं, टैक्स से रिलेटेड कोई लायबिलिटीज है, जैसे मैंने आपको बोला था कहीं हमने टैक्स पे करना है लेकिन सरकार हमसे कम ले रही है, तो सरकार ने हमें माफ़ नहीं किया, वो बाकी जो कम टैक्स ले रही है वो सरकार बाद में ले लेगी आपसे। सपोज करो मेरे हिसाब से 10 लाख का टैक्स बनता है लेकिन सरकार ने सिर्फ 6 लाख का लिया, 4 लाख का छोड़ दिया। वो 4 लाख का जो टैक्स है उसको डेफर्ड लायबिलिटीज बोलते हैं। वो आपके पास फ्यूचर में पे करोगे तो आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज बन जाएंगी, आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। सरकार ने वो लायबिलिटीज वाला पैसा माफ़ नहीं किया है बट फ्यूचर में पे करोगे आप उसको, तो ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर हेडिंग है ये। और उसके बाद कई लायबिलिटीज ऐसी होती है जिनमें हमें निश्चित नहीं होता कि हमारी जेब से पैसा कितना जाएगा, उनको हम प्रोविजन बोलते हैं। तो प्रोविजन करंट पीरियड करंट लायबिलिटीज भी हो सकती हैं और नॉन करंट लायबिलिटीज भी हो सकती है। इसके अलावा बाकी की जो लायबिलिटीज हैं, जो ना तो बोरिंग्स हैं, ना ट्रेड पेबल्स हैं, ना डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज हैं, ना प्रोविजंस हैं, उसको आप अदर लायबिलिटीज की हेडिंग में डालते हो। और अदर लायबिलिटीज भी करंट लायबिलिटीज या नॉन करंट लायबिलिटीज में ही आपको प्लेस करना होगा। देख के कौन कौन से मतलब सपोज आपके पास एक लायबिलिटी, आपने देखा बोरिंग नहीं है, आपने देखा वो ट्रेड पेबल नहीं है, आपने देखा वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं है, आपने देखा वो प्रोविजंस नहीं है, तो इसका मतलब वो अदर लायबिलिटीज हैं। तो अदर लायबिलिटीज में आपको ध्यान रखना है, आप करंट में या नॉन करंट में प्लेस कर देना है उसको। सपोज करो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, अब इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी है, ये तो मालूम है क्योंकि फ्यूचर में पे करना है। ना तो बोरिंग्स है, ना ट्रेड पेबल है, ना डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज है, ना प्रोविजंस है, तो वो क्या हो जाएगा? अदर लायबिलिटीज में चला जाएगा। और अगर वो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 12 महीनों के अंदर पे करना है तो करंट बन जाएगा, अगर लंबे पीरियड में पे करना है तो नॉन करंट लायबिलिटीज में। दोनों में अदर लायबिलिटीज का हेडिंग दे रखी है, ये मैंने आपको बता दिया। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग इज पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। एसेट्स, सिमिलरली एसेट भी दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे एसेट होते हैं जो 12 महीनों के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? आपके करंट एसेट हो जाएंगे। और बाकी के एसेट क्या हो जाएंगे? नॉन करंट एसेट होंगे। तो इसलिए दो मेन हेडिंग है एसेट वाली साइड में, एक करंट है, दूसरी नॉन करंट है। और नेचर के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर आपने एसेट को खरीद रखा है टू बी यूज्ड इन द बिजनेस, अगर आप एसेट को इसलिए खरीदते हो कि वो बिजनेस में यूज हो, उनको क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं। ये हमेशा लंबे समय के लिए लिए जाते हैं, तो आपको इसको नॉन करंट एसेट में ही दिखाना होगा। नॉन करंट एसेट में अगर टेंजिबल है लगाएंगे और इनटेंजिबल है तो अलग आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपने कोई एसेट खरीदा है जिसका मकसद होगा कैपिटल एप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, रेंट और डिविडेंड रिसीव करना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो हमारी क्या हो जाएंगी? इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगी। वो इन्वेस्टमेंट अगर थोड़े पीरियड के लिए तो करंट हो जाएंगी और बाकी नॉन करंट हो जाएंगी। सिमिलरली डेफर्ड टैक्स एसेट, ये क्या होगा? मान लीजिए सरकार ने आपसे ज़्यादा पैसा ले लिया टैक्स के रूप में, आपके हिसाब से बनता था 10 लाख, सरकार ने टैक्स आपसे 16 लाख ले लिया, बनता था 10 लाख, ज़्यादा ले लिया, तो जो आपने सरकार को ज़्यादा दे दिया ना वो आपका एसेट बन गया, इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिल जाएगा। तो ये आपका डेफर्ड टैक्स एसेट बन गया है, आपने एसेट ज़्यादा, टैक्स ज़्यादा पे कर दिया जितनी ज़रूरत थी, तो डेट बिकम डेफर्ड टैक्स एसेट। ये आपके नॉन करंट एसेट बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने किसी को पैसा दिया है, अगर पैसा लिया तो क्या बन गया? बोरिंग्स। और अगर आपने किसी को पैसा दिया तो क्या बनेगा? लोन एंड एडवांसेस। वो आगे फिर अगर थोड़े पीरियड के लिए दिया तो करंट हो जाएंगे,
और ज़्यादा पीरियड के लिए दिया है तो नॉन करंट हो जाएंगे। सिमिलरली नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने किसी को गुड्स एंड सर्विस दी है और उनसे पैसा लेना है तो वो आपके क्या हो जाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल। वो भी आपके अगर शॉर्ट पीरियड के लिए है तो करंट है और अगर लंबे पीरियड के लिए है तो नॉन करंट है। शॉर्ट पीरियड वाले करंट एसेट की तो हेडिंग भी आप देखोगे, करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल की हेडिंग दे रखी है। उसके बाद कैश और कैश इक्विवेलेंट है तो वो तो आपके करंट एसेट में ही जाएगा। कैश आपको मालूम है क्या होता है और कैश इक्विवेलेंट में क्या होता है, व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट बताइए। हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस इन वैल्यू। यानी कि आप कह सकते हो हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। हाईली लिक्विड का मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो 3 महीनों में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है, वो आपकी कैश और कैश इक्विवेलेंट है। और जिनमें आपका कभी लॉस नहीं होगा, मतलब जब आप उनको कैश में कन्वर्ट करोगे तो उनमें कोई मेजर लॉस नहीं होना चाहिए, उनको कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। वो भी कैश और कैश इक्विवेलेंट की हेडिंग में जाएंगे जो कि करंट एसेट होंगे। इनके अलावा आपकी इन्वेंट्रीज हैं। इन्वेंट्रीज जो भी आपने बिजनेस में ट्रेड करने के लिए, बिजनेस में प्रोडक्शन के दौरान यूज़ करने के लिए लूज टूल्स वगैरह खरीद के रखे हैं, वो सब इन्वेंट्रीज हैं, वो आपके करंट एसेट का पार्ट होते हैं। और इसके अलावा बाकी के जो एसेट्स हैं जो ना तो पीपीई है, ना इन्वेस्टमेंट है, ना डीटीए है, ना लोन एडवांसेज हैं, ना ही ट्रेड रिसीवेबल है, ना ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इनके अलावा और ना ही इन्वेंट्रीज हैं, कोई और एसेट है तो अदर की कैटेगरी में जाएगा। अगेन अगर वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए खरीदा है तो करंट में चला जाएगा और अगर हमने लंबे पीरियड के लिए हमने उसको अक्वायर किया तो नॉन करंट में चला जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब इनके जो नोट्स आप जानते हो, बैलेंस शीट में जो चीज़ें होती हैं या पीएडएल में जो चीज़ें होती हैं वो समरी फॉर्म में होती हैं। इनकी डिटेल हम नोट्स में बनाते हैं। तो किन किन चीज़ों के मेन नोट्स बनते हैं, एक तो शेयर कैपिटल का बनता है, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस का बनता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के नोट बनते हैं। यहाँ पर हम लोग जो बैलेंस शीट में फिगर्स हमने डाली है उनकी डिटेल होती है। तो शेयर कैपिटल के नोट में आपको क्या क्या बताना होता है, ऑफकोर्स आपको ये बताना होता है कि आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, उसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब, इशूड सब्सक्राइब, फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप, ये दोनों बताने होंगे। इशूड कैपिटल कितना है, सब्सक्राइब कैपिटल कितना है, फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप अगर सब्सक्राइब में, वो आपको मेंशन करना है। शेयर की पार वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू, वो बताना है आपने। और आपके कॉल अनपेड, अगर कॉल इन एरियर अगर है वो भी आपको शेयर कैपिटल के नोट में बताना है। और अगर आपने कोई शेयर फोरफीट कर दिए हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड फोरफीट, तो फोरफीचर के दौरान जो आपको पैसा मिला है वो भी आपको मेंशन करना है। ठीक है, वो भी आपको शेयर कैपिटल के नोट में ही दिखाना होता है। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको जहाँ से भी प्रॉफिट एंटिटी के पास आया है, अलग अलग टाइप के प्रॉफिट्स होते हैं, वो आपको यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में दिखाने होते हैं। जैसे कैपिटल रिजर्व हो गया, ये कैपिटल रिजर्व वो प्रॉफिट होता है जो एसेट की सेल वगैरह पे आता है हमें, ठीक। अगर वो आया है तो वो पीएडएल में नहीं जाएगा, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये रिजर्व प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन के लिए बना हुआ होता है, आपको याद होगा, सीआरआर या इक्विटी शेयर बायबैक करने उसके लिए बना हुआ है। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं तो जितनी की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए उतने का सीआरआर क्रिएट करना होगा। याद है ना आपको, याद है ना, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ये अज्यूम तो करूंगा ना कि पढ़ा हुआ चैप्टर। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व वो रिजर्व बना हुआ है, तो वो भी आपका, ये बना कहाँ से होगा, इसी ये प्रॉफिट वाले रिजर्व में से, ठीक है, यहाँ से बना होगा सीआरआर, तो ये भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भी आपका कैपिटल प्रॉफिट है। ये आप जब शेयर या डिबेंचर इशू करते हो तो वहाँ पे आपको प्रीमियम मिल जाता है, ये भी आपको यहाँ पर दिखाना होगा। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये भी आपने कहीं देखो, कैपिटल रिजर्व और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ये हमने कहीं से मिले नहीं, हमने क्रिएट किए हैं। कैपिटल रिजर्व हमें मिला है, हमने एसेट बेचे होंगे, उनके ऊपर कैपिटल प्रॉफिट हुआ होगा, वो प्रॉफिट हमने यहाँ दिखा दिया। हमने शेयर इशू किए होंगे, फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर शेयर इशू हो गए तो प्रीमियम आ गया, वो हमने यहाँ पर दिखा दिया। लेकिन जो आपका ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है या डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, ये दोनों हमने बनाए हैं। कहाँ से बनाए हैं, इस प्रॉफिट में से, ये दोनों क्रिएट किए हमने, ये हमसे हमें कहीं से मिले नहीं है, हमने क्रिएट किए हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्यों क्रिएट किया था, क्योंकि हमने प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन करनी है, ठीक। और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्यों क्रिएट किया था, डीआरआर, क्योंकि हमने डिबेंचर की रिडम्पशन करनी है। तो डिबेंचर की रिडम्पशन करने के लिए हमने डीआरआर क्रिएट किया है और प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन करने के लिए हमने सीआरआर क्रिएट कर रखा है, ठीक है। अपने एसेट की रिवैल्यूएशन वगैरह की होगी तो वहाँ से जो प्रॉफिट आया होगा वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा।
आप जानते हो आप अपने एसेट्स की, फिक्स एसेट की रिवैल्यूएशन कर सकते हो, उसमें लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर तो लॉस आएगा वो कहाँ जाएगा, पीएडएल में जाएगा, और अगर गेन होगा तो वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद ये पीएडएल का बैलेंस है, जो आपने प्रॉफिट कमाया आपने पीएडएल अकाउंट से, जितना भी आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और रिजर्व आपने मेंटेन किया हुआ, कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन कर रखा है, तो वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आपके सारे के सारे रिजर्व आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग में आपने जो पैसा बोरो किया उसकी डिटेल देनी होगी, ठीक है। आपने पैसा बोरो कर लिया तो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म बोरिंग में कौन कौन से बोरिंग्स होती है नॉर्मली, जैसे बॉन्ड्स, अगर डिवेंचर्स हैं, टर्म लोन है, ये नॉर्मली लॉन्ग टर्म ही होती हैं। डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज, डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, आपने कोई एसेट खरीदा और आपने बोला कि हम किस्तों में पैसा पे कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो वो डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज है। आपने कोई, जैसे हम लोग कार नहीं खरीद लेते हैं, कार खरीदी और हमने बोला कि हम किस्तों में पैसा पे कर देंगे, तो बेसिकली लोन नहीं ना लिया आपने, आपने कार किस्तों में खरीद लिया, तो डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज है। आपकी कोई लायबिलिटी है, उसकी पेमेंट आपने, सरकार ने आपको बोला कोई पेनल्टी लगा दी, तो आप सरकार को बोलते हो कि भाई हम इकट्ठा पैसा नहीं दे सकते, हमसे थोड़ा थोड़ा करके ले लो, तो वो भी आपकी डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज है, वो भी एक तरीके का बोरिंग ही बन जाती हैं। डिपॉजिट, ये डिपॉजिट कहाँ से आते हैं, पब्लिक जैसे बैंक में एफडी करवाती है तो फिक्स डिपॉजिट होते हैं, सिमिलरली कंपनी पब्लिक से पैसा ले लेती है कई बार एज ए डिपॉजिट, तो वो है ये पैसा। डिवेंचर भी पब्लिक से पैसा लिया जाता है और डिपॉजिट भी पब्लिक से ही पैसा लिया जाता है। डिवेंचर में हम एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से पैसा लेते हैं जैसे शेयर इशू करते हैं। डिपॉजिट में हम सारा पैसा इकट्ठा ही पब्लिक से ले लेते हैं कुछ पीरियड के लिए और यूज़ करने के बाद वापस कर देते हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अगर आपने कोई एसेट फाइनेंस लीज पर लिया है, फाइनेंस लीज समझते हो, कोई एसेट ले लिया लीज पर और धीरे धीरे करके किस्तों में पे करोगे, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला था ना डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज, सेम ही है ये भी। यहाँ पर हम लोग लायबिलिटी को किस्तों में पे कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कोई एसेट ले लिया लीज पर, उसकी पेमेंट किस्तों में कर रहे हैं, तो आपकी यहाँ पर आ जाएगी फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन की लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज। और अगर आपने लोन रिलेटेड पार्टी से लिया हुआ है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। रिलेटेड पार्टी, एंटिटी की जो रिलेटेड पार्टी होती है, लास्ट कौन होती है भाई, लास्ट रिलेटेड पार्टीज कौन होती है एंटिटी की, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट के अंदर कौन सा, कौन सी हेडिंग पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, सुन लो। देखो मैं आपको एक बात सीरियसली बता देता हूँ, हम सिलेबस तो कवर कर नहीं रहे हैं। अगर आपका पढ़ने का मूड नहीं होता मत आओ, हम तो रिवाइज करा रहे हैं। हमारा मकसद यहाँ पर ये है कि आप पास हो जाओ, ना तो हमें इसमें कोई बेनिफिट मिल रहा है, हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग सारे पास हो जाओ जो आएँ, कोई रहे ना। हमें बड़ी परेशानी होती है कि जो बच्चा फिर रह जाता है वो इधर उधर धक्के खाता है, पास नहीं होता, तो इसलिए हम लोग ये रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपका पढ़ने का मूड नहीं है तो मत आइए। अगर पढ़ने कोई मजबूरी तो नहीं, आपको कोई फ़ोन करके ये तो नहीं बोल रहे आना ही आना है, कोई नहीं बोल रहा ना। अगर आपको लगता है कि आपको टॉपिक समझना है, आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप आइए, और अगर आपको लगता है कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो मत आइए। अगर आपको लगता है ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह आता है तो मत आओ। लेकिन अगर आप क्लास में बैठे हो तो प्लीज़ फिर सुन लो, डाउट्स हैं वो पूछ लो, यही हमारा मकसद है। कोई खाना पूर्ति नहीं मैंने पूरी करनी कि हाँ लो ये हमने रिविजन लगा दी, हमारा मकसद है कि हम आप लोग पास हो जाओ। चलिए, एंटिटीज़ की ना रिलेटेड पार्टीज़ होती हैं, जैसे उनके डायरेक्टर्स हो गए हैं या उनके KMPs होते हैं, की मैनेजरियल पर्सन, उनके जैसे MD हो गया, होल टाइम डायरेक्टर हो गया, मैनेजर हो गए ये, या उनका जो मेन प्रमोटर होता है वो उनके की पर्सनस होते हैं। अगर आपने उनसे पैसा लिया वो अलग से मेंशन करना पड़ता है। किसी आम इंसान से ले लो तो आपको वो लोन्स वगैरह में यहाँ आ जाएगा, लेकिन अगर आप अपनी रिलेटेड पार्टी से, अपने डायरेक्टर से, आपने मैनेजर से, होल टाइम डायरेक्टर से, MD से पैसा ले लिया तो आपको अलग से दिखाना है। आप यूँ मानिए कि अगर आप कंपनी हो तो आपने अपने पापा से, मम्मी से, भाई बहन से जो पैसा लिया है ना वो आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। आप बाकी जनता से पैसा ले रहे हो उसको आप क्लब करके दिखा दीजिए लोन में, लेकिन आप अपने जो आपकी रिलेटेड पार्टी है, आपके मदर फादर,
पर्टिकुलरली, उनसे अगर आपने पैसा लिया तो आपको अलग से दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये मैंने अपनी मम्मी से इतना पैसा लिया, अपने फादर से मैंने इतना पैसा लिया। तो कंपनीज की भी रिलेटेड पार्टीज होती हैं जिन्होंने जिनका कंपनी के ऊपर कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। तो जिसमें मैंने आपको बता दिया होल टाइम डायरेक्टर आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, या प्रमोटर्स आ जाते हैं। उनका अगर उन्होंने लोन दिया तो आपको अलग से बताना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आपने कोई और अदर लोन्स या एडवांसेस लिए हैं वो भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो इतनी डिटेल आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग में देनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन याद है ना, ऐसी लायबिलिटीज जिनको हम निश्चित नहीं जानते कि कितना पैसा पे करना पड़ेगा उनको सेटल करने के लिए, उनकी हम क्या बना लेते हैं, प्रोविजंस बना लेते हैं। ये प्रोविजन शॉर्ट टर्म भी होगी और लॉन्ग टर्म भी होगी। तो आपको दोनों प्रोविजन बतानी होगी कि किन किन आइटम्स के लिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन बनी है और किन किन आइटम्स के लिए आपकी लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉर्मली होते हैं एम्प्लॉइज बेनिफिट प्रोविजन, लाइक आपने एम्प्लॉइज को हायर कर लिया, एम्प्लॉइज को जो प्रेजेंट सैलरी दे रहे हो वो तो वेजेस में चला गया, लेकिन उनको फ्यूचर में पेंशन भी तो देनी पड़ेगी। तो पेंशन जो जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनको पेंशन देनी पड़ेगी, ग्रेचुटी देनी पड़ेगी, लीव इनकैशमेंट देना पड़ेगा, उसकी प्रोविजन बना ली जाती है। तो वो प्रोविजन आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग वर्कर्स आपके लिए काम करते हैं ना, आप उनको दो टाइप की पेमेंट करते हो, एक तो अभी दे देते हो सैलरी और वेजेस, एक जब वो रिटायर होते हैं तब आप उनको पेमेंट करते हो। जो अभी पेमेंट कर रहे हो वो तो अभी आप पे कर दिया आपने, आपकी वेजेस वगैरह में एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन दूसरी वेजेस जब वो रिटायर हो जाएंगे तब भी तो पे करनी पड़ेगी, उसकी आपको प्रोविजन बनानी पड़ेगी। हम रिटायरमेंट पे अपने एम्प्लॉइज को एक तो पेंशन देते हैं, ग्रेचुटी देते हैं, ग्रेचुटी होती है, लीव इनकैशमेंट देते हैं, ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। तो इनकी प्रोविजन आपको अभी हर साल के बेसिस पर बनानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि हमें इनको फ्यूचर में पे करना है। इसके अलावा अगर कोई और गारंटी वारंटी की प्रोविजन बनाई है वो भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी आपने इसी तरीके से बता देनी है। अगर आपने बोरिंग शॉर्ट टर्म है, जैसे लोन रीपेबल ऑन डिमांड, ऑलवेज शॉर्ट टर्म बोरिंग होगी। लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, यहाँ पे लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ पर वो लंबे समय के लिए पैसा किया है तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में चला जाएगा, या आपने थोड़े समय के लिए पैसा लिया तो आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग में चला जाएगा। डिपॉजिट, लंबे समय के लिए डिपॉजिट लिए तो यहाँ आ जाएंगे, और थोड़े समय के लिए डिपॉजिट लिए हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद सेम अदर लोन एडवांसेस लंबे समय के लिए लिया है तो यहाँ आ जाएंगे, और अगर थोड़े समय के लिए लिए है तो यहाँ आ जाएंगे। सिमिलरली ये करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग का वो वाला हिस्सा जो हमने करंट पीरियड में रीपे कर देना है वो आपकी करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यहाँ पर आ जाएगी। अदर करंट लायबिलिटीज, देखो ऐसी लायबिलिटीज जो ना तो बोरिंग्स हैं, ना ट्रेड पेबल्स हैं, ना प्रोविजंस हैं, ना डेफर टैक्स लायबिलिटीज हैं, वो अदर में चली जाती हैं। अब अदर लायबिलिटीज करंट में भी चली जाती है और नॉन करंट में भी। अगर वो अदर लायबिलिटीज विद इन 12 मंथ या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे करना है तो करंट में चला जाएगा, अगर उसके बियॉन्ड पे करना है तो नॉन करंट में चला जाएगा। तो अदर करंट लायबिलिटीज में नॉर्मली कौन कौन सी आती है? इंटरेस्ट अक्रूड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट की नहीं उनका पैसा मोड़ना है, और अदर करंट लायबिलिटीज। ये आपकी अदर करंट लायबिलिटीज में दिखानी है आपने। उसके बाद एसेट वाली साइड में आपको टेंजिबल एसेट में सारी डिटेल देनी होती है कि पीपी में टेंजिबल एसेट कौन कौन से हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट और अदर्स, इनकी ना डिटेल आपको देनी पड़ती है सारी की सारी। सिमिलरली इंटेंजिबल एसेट अगर आपने है वो उसकी डिटेल लेनी पड़ेगी, कौन कौन से इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल है, ब्रांड्स हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, माइनिंग राइट्स है, पब्लिशिंग टाइटल्स हैं, कॉपीराइट्स है, लाइसेंस है, फ्रेंचाइजीज है, रेसिपीज हैं, अदर्स हैं, इनकी सबकी आपको डिटेल देनी पड़ेगी इंटेंजिबल एसेट के अंदर, ठीक। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट की भी आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट है, आपने प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में कितना इन्वेस्ट कर रखा है, किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, गवर्नमेंट और सरकार की और ट्रस्ट की सिक्योरिटीज़ में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, किसी के डिवेंचर और बॉन्ड में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, किसी के म्यूचुअल फंड में आपने कितना पैसा लगा रखा है, किसी पार्टनरशिप फर्म में आपने कितना पैसा लगाया हुआ है, वो सारा। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस की डिटेल देनी पड़ेगी, अगर आपने किसी को पैसा दिया है उसकी डिटेल भी आपको बतानी पड़ेगी किस किस को दिया है। कैपिटल एडवांस का मतलब होता है कि आपने कोई एसेट वगैरह खरीदने के लिए एडवांस दिया हुआ है, मशीन खरीदने के लिए अगर आपने किसी को एडवांस दिया है वो। सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये आपको रॉ मटेरियल वगैरह क्या होता है, कई बार आपको रॉ मटेरियल तभी मिलता है अगर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है, तो अगर आपने ऐसा दिया वो बताना पड़ेगा।
रिलेटेड पार्टी को अगर आपने पैसा दिया वो मेंशन करना पड़ेगा, अदर लोन एडवांसेस अगर है तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। और आपने यहाँ पर ये भी बताओगे कि ये जो पैसा आपने दिया है इसमें से सिक्योर्ड कितना है, अनसिक्योर्ड कितना और डाउटफुल कितना है, वो आपको डिटेल देनी पड़ेगी। आपने किसी को पैसा दिया ना, तो हो सकता है डूब जाए, तो आपको बताना पड़ेगा कितना सिक्योर्ड है, कितने की सिक्योरिटी हमारे पास है, कितना अनसिक्योर्ड है, ठीक है, जिसपे रिस्क है, और कितना डाउटफुल है। तो अगर डाउटफुल है तो आपने कितने की प्रोविजन बनाई है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की डिटेल दी है, और यहाँ पर आपको सेम करंट इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी उसकी डिटेल है। और फिर इन्वेंट्रीज में डिटेल देनी पड़ेगी कि आपके पास कौन कौन सी इन्वेंट्रीज हैं, रॉ मटेरियल कितना है, WIP की इन्वेंट्री कितनी है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, आपको पता है ना ये भी इन्वेंट्रीज ही होती हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स। कई बच्चों को ना लूज टूल PP का हिस्सा लगते हैं, नहीं, लूज टूल्स क्या होती हैं, आपकी इन्वेंट्री का हिस्सा है, और स्टोर्स एंड स्पेयर भी आपकी इन्वेंट्री का ही हिस्सा है। फिनिश गुड्स की कितनी इन्वेंट्री है, स्टॉक इन ट्रेड की कितनी इन्वेंट्री है, और गुड्स इन ट्रांजिट। क्या होता है गुड्स इन ट्रांजिट, बता दे भाई। किसने किसको डिस्पैच किए हैं, हमने खरीदे हैं और हमें मिले नहीं है, तो ये गुड्स इन ट्रांजिट है ना। हमने खरीदा मटेरियल तो हमें मिला नहीं, ये गुड्स इन ट्रांजिट है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, अभी बन रहा है और ईयर एंड हो गया, तो ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। स्टोर्स एंड स्पेयर्स और लूज टूल्स क्या होते हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर तो छोटे छोटे नट बोल्ट हो गए, ठीक है, और टूल्स वगैरह जो यूज होते हैं, इनको ना कई बच्चे बोलते हैं कि फिक्स एसेट है, ये फिक्स एसेट हो सकते हैं अगर इनकी लाइफ 12 महीनों से ज़्यादा है। अगर इनकी लाइफ 12 महीनों से कम है फिर ये क्या हो जाएंगे, फिर ये इन्वेंट्री है। और सिमिलरली कैश और कैश इक्विवेलेंट की आपको डिटेल देनी होगी। उसके बाद मैंने P&L का फॉर्मेट आपको कल ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। चलिए, इसमें आपको करना क्या है, फॉर्मेट याद कर रहे हैं अच्छी तरह से, हेडिंग और सब हेडिंग अच्छी तरह से याद करनी है, और क्वेश्चन इसके ऊपर ही आपको पूछा जाएगा। चलिए।